छात्रों, कक्षा 9 का भूगोल में है चौथा चैप्टर में जलवायु। तो आइए जलवायु के बारे में जानेंगे कि भारत का जलवायु कैसा है। तो छात्रों, हम जानते हैं कि भारत का जलवायु जो है वो है मानसून जलवायु अर्थात वर्षा वाला जलवायु। तो पिछले 2 अध्यायों में आप जो है हमारे देश की स्थलाकृतियाँ एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं और किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों से जो है 2 तत्व जो है वह इस अध्याय में जो आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश के वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई में जो है महीन एवं गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आप जो है भारत की जलवायु चैप्टर में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो भारत जो है एक विशाल क्षेत्र में जो है लंबे अवधि जो है किसी क्षेत्र के जो है विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक अर्थात 30 वर्ष से अधिक समय में जो मौसम की अवस्थाओं को जो है रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और मौसम जो है दिन में जो उतार चढ़ाव जो होते रहता है उसे मौसम कहते हैं। तो मौसम एक विशेष समय में जो एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है और मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। तो आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती है। कभी बादल छा जाता है, कभी धूप उगता है तो कभी पानी बरसता है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे कि दिन गर्म तथा ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा अर्ध या शुष्क हो सकते हैं। तो महीनों में औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को जो है ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। और विश्व के अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं छात्रों कि भारत का जलवायु जो है वो है मानसून जलवायु अर्थात यहाँ पर वर्षा होती है। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो छात्रों ये भी जाने कि भारत की जलवायु को मानसून जलवायु क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी शब्द जो है मौसिन शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। अर्थात मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार बदलते रहता, परिवर्तन होता है। तो भारत की जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है। तो छात्रों ये भी जाने कि भारत देश का व्यापार जो है पश्चिमी देशों के साथ होता था। अर्थात पश्चिम देश में जो है आप कहोगे अरबियन लोग आते थे भारत देश में व्यापार करने के लिए, इसीलिए अरबियन लोग जो है अरबी भाषा में भारत देश को जो है मानसून प्रदेश कहा गया, क्योंकि वर्षा के दिनों में जो है उन लोग जो है भारत देश आते थे, क्योंकि जो है वर्षा के दिनों में जो है पवन जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, इसीलिए उन लोग जो है जल मार्ग के द्वारा जो है भारत देश आया करते थे, जिसके कारण नौ संचालन में उन्हें सहायता होती थी। और इस मानसून वायु के कारण जो है उन लोग जल्दी ही भारत देश पहुंच जाते थे। उसके बाद जो है उन लोग जो है कुछ महीने यहाँ पर आते थे। उसके बाद जो है जैसे ही शीत ऋतु आती थी तो मानसून का आगमन होता था और उस समय जो है ठंडा के ऋतु में जो हम लोग फिर अपना देश पुनः वापस यहाँ से व्यापार करके चले जाते थे। तो छात्रों, भारत की जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है। और एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है और सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। तो आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान में से लेकर दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नताएं हैं।
तो गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल के कुछ स्थानों पर यह तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में तापमान जो है लगभग 20 डिग्री से रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि थिरुवनंतपुरम में जो है यह 22 डिग्री हो सकता है। तो छात्रों, अब जो है वर्षण की ओर ध्यान दें कि वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नताएं होती है। और हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, अर्थात बर्फ के रूप में गिरता है, तथा देश के शेष भाग में जो है यह वर्षा के रूप में होता है। और वार्षिक वर्षण में भिन्नताएं मेघालय में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो छात्रों, ये भी जानें कि मेघालय जो है, मेघालय का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसको मेघ का घर कहा जाता है, अर्थात मेघालय में जो है सालों भर जो है बादल छाया हुआ रहता है। और मेघालय में एक स्थान है जिसका नाम है मासिनराम, जहाँ सालों भर वर्षा होती रहती है। इसीलिए विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो है मासिनराम, जो मेघालय में स्थित है। तो छात्रों, मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर अधिक वर्षा होती है, जबकि लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में जो है 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो देश के अधिकतर भागों में जो है जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु तट पर जो अधिकतर वर्षा जो अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है, ठंडा के दिनों में, अर्थात मानसून के प्रस्थान के बाद। तो इस प्रकार सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी तथा ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा समय तक पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, और ये भिन्नताएं जो है लोगों के बीच जीवन में विविधता लाती है। ये जो है उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार से दिखती है। इसके बाद आते हैं जलवायु नियंत्रण। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक है। पहला कारक है अक्षांश, तो दूसरा है उत्तंगता, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। तो छात्रों, पृथ्वी की गोलाई जो है, गोलाई के कारण इसे प्राप्त और सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर समय तक घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ जो है गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है, और किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। और समुद्र का जलवायु पर जो है समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, यह प्रभाव कम होते जाता है। एवं लोग जो है विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं, और इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंड होते हैं। तो महासागरीय धाराएं, समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाएं तथा तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा जो है समुद्र से तट की ओर हो जाती है, तब यह तट गर्म और ठंडा हो जाता है। तो अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में जो है उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ऊंचे पर्वतीय जो है ठंडी अथवा गर्म वायु की अवरोधित करते हैं। यदि उसकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते से होकर सक्षम होती है, तो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। और पर्वतों का पवन मुखी ढाल को अपेक्षाकृत सूखे होते हैं। तो छात्रों, ये है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है अक्षांश। तो कर्क वृत्त से देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ से लेकर रन से लेकर पूरब से
बर्फ में मिजोरम से होकर गुजरती है और देश का लगभग आधा भाग जो है कर्कवृत्त में दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग जो उपोष्ण कटिबंध है। इसलिए भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश दोनों को विशेषताएं अवस्थित है। इसके बाद है ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और भारत का तटीय क्षेत्र भी जो है विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई क्षेत्र जो है लगभग 30 मीटर है। और हिमालय मध्य एशिया में से आने वाली ठंडी हवाओं को जो है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। इसके बाद छात्रों वायु दाब एवं पवन। तो वायु दाब क्या है और पवन क्या है? तो भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं में संचालित होती है, जैसे वायु दाब एवं धरातलीय पवन है, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो छात्रों भारत जो है, भारत के जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है और ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है और ये दक्षिण की ओर बहती है। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षोभ होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है और सामान्यतः जो है इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर जो है उत्पन्न होती है एवं बहती है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है और इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए देखें क्यों। तो भारत की जलवायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है और शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है और इस क्षेत्र में जो है ठंडी शुष्क हवाएं बहती है दक्षिण में और निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र में के ऊपर बहती है। और ग्रीष्म ऋतु में जो है आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का जो है क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है और वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत को जो है पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हैं और मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। तो छात्रों इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से भी जाना जाता है और ये पवनें जो है कोसान महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है और इस प्रकार का जो है एक मुख्य घटक जेट धारा कहलाता है। तो आइए जानते हैं कि जेट धाराएं क्या है। तो जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है और इसलिए इसे उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिम जेट धाराएं कहा जाता है। तो भारत में ये जेट धाराएं जो है ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है और इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं और गर्मियों में जो है सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा जो है जेट धारा वह हिमालय के उत्तर में चली जाती है और एक पूर्वी जेट धारा जिसे जो है उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, जो गर्मी के महीनों में प्रायद्वीप भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। तो छात्रों ये देखिए जेट धारा किस तरह प्रवाहित हो रही है। ये जो है दिखाया गया है मानचित्र में, तिब्बत के पठार से होकर जाती है, भारत के जो है कर्क रेखा के ऊपर से होकर बहती है उत्तर की तरफ
और ये दूसरा चित्र में दिखाया गया है कि ये जेठ धारा जो बही है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की ओर। तो इस प्रकार भारत जो है, भारतीय मानसून के बारे में आप जानेंगे कि भारत देश जो है मानसून जलवायु प्रदेश है। तो भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था और पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण जो है उन्हें लाभ हुआ, चूँकि इनके जहाज जो है पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे, जल जहाज। और अरबवासी जो व्यापारियों को की तरह भारत आए थे और उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया, जैसे कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो मानसून का प्रवाह जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। और मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। जैसे अ में दिखाया गया है कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदरी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ब में है ग्रीष्म ऋतु के दिनों में जो है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है और यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त में 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। और खंड 100 में दिया गया है कि हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है और इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। 2 में है ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। और यह में है कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेठ धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धाराओं का प्रवाह होता है। तो छात्रों, इसके अतिरिक्त जो है दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। और जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और इस प्रकार दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे डार्विन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर 20 डिग्री 30 दक्षिण 131 पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण 149 पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्व अनुमान के लिए की जाती है। और अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाले मानसून एल नीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है और यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। तो इस प्रकार जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर जो है प्रत्येक 2 या 5 वर्ष में जो है के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है और दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एलिनोन से है। इसलिए इस परिघटना को ENSO इंसो एलिनोन दक्षिणी दोलन भी कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं मानसून का आगमन एवं वापसी। तो व्यापारिक पवनें जो है पवनों के विपरीत मानसून पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है और उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान जो है ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। और मानसून का समय जो है जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिन के बीच होता है और इसके आगमन के समय जो है सामान्यतः वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और लगातार कई दिनों तक जो है जारी रहती है वर्षा।
इससे जो है मानसून परपोस्ट फटना कहते हैं, अतः बहुत भारी वर्षा होता है तथा इसे मानसून पूर्व बौछार से पृथक भी किया जा सकता है। जून के प्रथम सप्ताह में जो है मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण की छोर से प्रवेश करता है और इसके बाद यह दो भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की तरफ। और अरब सागर शाखा जो है लगभग 10 दिन बाद 10 जून के साथ आसपास जो है पहुंच जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि 10 जून से जो है मानसून की शुरुआत हो जाती है और यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी भी जो है तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है मानसून की वर्षा। और ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है और मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में मानसून पहुंच जाती है। और अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी में जो है शाखा दोनों गंगा के मैदानों के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती है। और दिल्ली में जो है सामान्यतः जो है वर्षा जो है मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा में जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक पहुंचती है। और इस तरह जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाता है और मध्य जुलाई तक यह मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में भी पहुंच जाता है और इस प्रकार मानसून वर्षा होती है। तो मानसून की वापसी की अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो चित्र 4.4 में दिखाया गया है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में सितंबर से प्रारंभ हो जाती है और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूरी तरह पीछे हट जाती है और प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति जो तीव्र होती है। और दिसंबर के प्रारंभ तक जो है देश के शेष भाग में मानसून की वापसी हो जाती है और द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रम के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है और मानसून की वापसी में दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। और इस समय देश का शेष भाग जो है शीत ऋतु से प्रभावित हो जाता है। तो छात्रों, अब हम जानते हैं कि भारत की ऋतुएं, तो मानसूनी ऋतुएं मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है और एक ऋतु से दूसरे ऋतु मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होती है और तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। यद्यपि यहाँ जो है वर्षा जो है के प्रारूपों में को भिन्नताएं होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? तो छात्रों, हम जो है भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुओं को पहचान सकते हैं और ये ऋतु है शीत ऋतु यानी ठंडा का दिन, ग्रीष्म ऋतु गर्मी का दिन, कुछ क्षेत्रीय विशेष विविधताओं के साथ मानसून के साथ आगमन तथा वापसी का काल कहलाता है अर्थात वर्षा ऋतु। तो शीत ऋतु जो है वह उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से शुरुआत होता है और फरवरी तक रहती है और उत्तर भारत के उत्तरी भाग में जो है ये जो है मानसून का आगमन का चित्र दिखाया गया है भारत के मैप में। ये देखिए जो किस प्रकार जो है मानसून पवन जो है भारत देश में प्रवेश करती है। तो छात्रों, इस तरह जो है दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं भारत देश में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में, और तापमान दक्षिण में उत्तर की ओर बढ़ने के पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान जो 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है और उत्तर में जो है तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर जो हिमपात होता है अर्थात बर्फ गिरता है। और इस शीत ऋतु में जो है देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है और यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण जो है कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है
और देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र में से बाहर की ओर प्रवाहित होती है और उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन जो है पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। और इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। और शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी में चक्रवाती विक्षोभ का अंतःप्रवाह विक्षोभ विशेष लक्षण है। तो यह कम दाब एवं वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिम पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। और इसके कारण शीतकाल में जो है मैदानों में जो वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर जो है महावट कहा जाता है, और कुल मात्रा में कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न केवल बराबर परिवर्तन होता है, बल्कि ग्रीष्म ऋतु में जो है सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण वायुमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। और मार्च में जो है मार्च से मई तक भारत के ग्रीष्म ऋतु होती है। और ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड के लिए की गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। और मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान जो है 38 डिग्री सेल्सियस होता है। और अप्रैल के मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान जो 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में जो है देश के उत्तर पश्चिमी भागों में तापमान जो है सामान्यतः 45.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। और प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। और मई के अंत में जो उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल जो राजस्थान में जो रेगिस्तान है वहाँ से लेकर जो है दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक जो एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और पवन का जो है परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ हो जाता है, जिसे लू कहते हैं। लू जो है ग्रीष्म काल में एक प्रभावी लक्षण होता है। लू जो बहती है वह धूल कण के साथ भारी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है, जो कि दिन के समय जो है भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है, बहती है हवा। कभी कभी ये देर शाम तक भी जारी रहती है ये पवन लू। तो इस लू पवन जो है इस हवा का जो है सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। और उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान जो है धूल भरी आंधियाँ भी आती है। और यह आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर हल्की वर्षा लाती है। और इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। और कहीं कहीं पर जो ओले भी पड़ जाते हैं, जिसे हिम वृष्टि होती है, हिम माने बर्फ। तो बैसाख के महीनों में जो है होने के कारण पश्चिम बंगाल में जो इसे काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा भी होती है। इसके कारण आम जल्दी तक पक जाते हैं, जिसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। तो छात्रों, अगले वीडियो में फिर आपको जो है बाकी का जो है अंश को पढ़ाएंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।